परीक्षा कैंपस पर आप सभी का स्वागत है। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट में अपने सुझाव दें तथा अपने मित्रों को शेयर करें। नमस्कार। आज हम इतिहास के कैसे दौर की गहराई में उतरेंगे जो अक्सर आप जानते हैं बड़ी कहानियों के बीच थोड़ा दबा सा रह जाता है, गुप्तोत्तर काल। हाँ, बिल्कुल। ये वो समय था जब महान गुप्त साम्राज्य बिखर रहा था और भारत का नक्शा कह सकते हैं काफी तेजी से बदल रहा था। हमारे पास जो जानकारी हैं, जो स्रोत हैं, वो दिखाते हैं कि कैसे एक बड़ी ताकत के कमजोर होने पर नई शक्तियां उभरी, कैसे भारी हमलों ने हालात बदले और कैसे समाज और संस्कृति में भी नई लहरें उठीं। हाँ, तो आज हम इसी उथल पुथल भरे लेकिन बेहद अहम दौर को समझने की कोशिश करेंगे, जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है, जैसा हमने कहा, गुप्त साम्राज्य के कमजोर होने और मध्य एशिया से आए हूणों के हमलों से। ये 5वीं सदी की बात है। इनके हमले शुरू हुए। हालांकि गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त ने शुरू में इन्हें रोका जरूर था, करीब 455 ईस्वी में। लेकिन वो नाकाफी साबित हुआ। बिल्कुल। उनके लगातार हमलों ने साम्राज्य की कमर तोड़ दी और इसका सबसे बड़ा असर पड़ा अर्थव्यवस्था पर। अच्छा, कैसे पता चलता है ये? गुप्तों के सिक्कों में मिलावट दिखने लगती है। ये एक साफ इशारा है कि खजाना खाली हो रहा था, आर्थिक संकट था। और जाहिर है, जब पैसा और ताकत कम होती है तो दूर दराज के इलाकों पर पकड़ भी ढीली पड़ जाती है। सही कहा। इसी का फायदा उठाकर हूण नेता था तोरमाण। उसने करीब 500 ईस्वी के आसपास मालवा जैसे अहम इलाके पर कब्जा कर लिया। मालवा पर? हाँ, हमें एरण से, जो आज के मध्य प्रदेश में है, एक अभिलेख मिलता है। उससे पता चलता है कि वहां के स्थानीय शासक, धन्य विष्णु नाम था उनका, उन्होंने गुप्तों को छोड़ तोरमाण की हुकूमत मान ली थी। मतलब स्थानीय शासक हवा का रुख देखकर पाला बदल रहे थे। बिल्कुल। तोरमाण का असर और भी जगह दिखता है। उसके तांबे के सिक्के पंजाब और उत्तर प्रदेश तक मिले हैं। तांबे के सिक्के? ज्यादातर तांबे के ही क्यों? ये दिलचस्प सवाल है। हूणों ने ज्यादातर तांबे और चांदी के सिक्के ही चलाए, सोने के कम। शायद ये उनकी आर्थिक स्थिति दिखाता है, या फिर हो सकता है उनकी प्राथमिकताएं अलग थीं। उनके कुछ सिक्कों और अभिलेखों पर शाहे जोबिल जैसी उपाधि भी मिलती है। शाहे जोबिल, इसका क्या मतलब? शाहे तो पुरानी कुषाण उपाधि थी, और जोबिल के बारे में माना जाता है कि ये तुर्की भाषा का शब्द है, जिसका मतलब सामंत या सरदार जैसा कुछ होता होगा। तो ये दिखाता है कि वो खुद को भारत की शाही परंपरा से भी जोड़ रहे थे और अपनी मध्य एशियाई पहचान भी बनाए हुए थे। हाँ, एक तरह का मिश्रण था। और जैन ग्रंथ कुवल्यमाला के अनुसार तोरमाण की राजधानी चिनाब नदी के किनारे पवैया में थी। कहते हैं उसे हरिगुप्त ने जैन धर्म में दीक्षित भी किया था। अच्छा, और तोरमाण के बाद कौन आया? उसका बेटा मिहिरकुल। ये काफी ताकतवर माना जाता है, लेकिन साथ ही बहुत क्रूर भी। हाँ, इसके बारे में काफी कहानियां हैं। इसे मालवा के स्थानीय राजा यशोधर्मा और मगध के गुप्त वंश के राजा नरसिंह गुप्त बालादित्य ने मिलकर हराया था। अच्छा। चीनी यात्री हुएनसांग एक कहानी बताते हैं कि मिहिरकुल को बंदी बना लिया गया था, पर नरसिंह गुप्त की मां के कहने पर छोड़ दिया गया। ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। अगर ये सच है तो ये उस दौर की राजनीति में राज परिवार की महिलाओं के प्रभाव को भी दिखाता है। बिल्कुल। मिहिरकुल के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो शिव भक्त था। उसके सिक्कों पर नंदी बैल और जयतु वृषभ यानी बैल की जय हो लिखा मिलता है। हाँ, और मंदसौर में एक लेख भी है जो कहता है कि उसने शिव के सिवा किसी के आगे सिर नहीं झुकाया। सही। पर दूसरी तरफ उसे बौद्ध धर्म का कट्टर दुश्मन बताया गया है। कलहण ने अपनी राजतरंगिणी में उसे विनाश का देवता तक कहा है। तो विरोधाभास है। हाँ, अक्सर ऐतिहासिक किरदारों के साथ ऐसा होता है। अलग अलग स्रोत अलग अलग नजरिया पेश करते हैं। ग्वालियर में एक अभिलेख तो ये भी कहता है कि उसने सूर्य मंदिर बनवाया था। तो मतलब एक जटिल शख्सियत थी। शिव भक्त, शायद सूर्य उपासक भी, लेकिन बौद्धों के लिए क्रूर। हाँ, और एक और अहम बात, हूणों ने संस्कृत को राजभाषा के तौर पे अपनाया, लेकिन उनके आने से मध्य एशिया से होने वाला व्यापार बुरी तरह प्रभावित हुआ। अच्छा, तो उसका क्या असर हुआ? उसका असर ये हुआ कि भारतीय व्यापारियों का ध्यान दक्षिण पूर्वी एशिया के व्यापार की ओर ज्यादा गया। तो इन हूण हमलों का सबसे स्थायी नतीजा क्या निकला? सबसे बड़ा नतीजा तो गुप्त साम्राज्य का पूरी तरह बिखर जाना था। उसके बाद पूरे उत्तर भारत में कोई एक बड़ी केंद्रीय शक्ति नहीं रही। सत्ता छोटे छोटे राज्यों में बढ़ गई। और वो सामंतवाद वाली बात? हाँ, वो भी। जमीन दान देने की प्रथा, जिसे हम सामंतवाद की शुरुआत कह सकते हैं, वो और तेज हो गई।
राजा अपनी वफादारी के बदले सेनापतियों और अधिकारियों को जमीन देने लगे, जिससे राजा की अपनी ताकत कम हुई होगी। बिल्कुल। और ये जमीन पाने वाले स्थानीय सामंत ज्यादा ताकतवर होते गए। इसी माहौल में कई नए क्षेत्रीय राजवंशों का उदय हुआ। तो कौन थे नए खिलाड़ी? कौन कौन से राजवंश उभरे? कई थे, जैसे पश्चिम भारत में गुजरात में वल्लभी के मैत्रक वंश का नाम आता है। ये काफी लंबे समय तक टिके रहे। वल्लभी के मैत्रक। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि वे पुराने गुप्त संवत का ही इस्तेमाल करते रहे, शायद गुप्तों के प्रति एक तरह का सम्मान दिखाने के लिए, या फिर बस वो व्यवस्था जारी रखी। अच्छा। इनके एक राजा थे ध्रुवसेन द्वितीय। उनके समय में ही ह्वेनसांग आया था, और ह्वेनसांग ने लिखा है कि ध्रुवसेन सम्राट हर्षवर्धन का दामाद था। ओहो, तो वैवाहिक संबंध भी स्थापित हो रहे थे। हाँ, राजनीति में ये आम था। ध्रुवसेन ने हर्ष की प्रयाग और कन्नौज की सभाओं में भी हिस्सा लिया था। और गंगा घाटी का वो महत्वपूर्ण इलाका कन्नौज, वहां कौन था? वहां कन्नौज के मौखरी वंश का शासन था। ये भी काफी पुराना और अहम वंश माना जाता है। इनका जिक्र तो पाणिनि की अष्टाध्याय में भी मिलता है। पाणिनि के समय से? हाँ, इनके आखिरी महत्वपूर्ण शासक थे ग्रहवर्मा, जिनकी शादी थानेश्वर के राजा प्रभाकर वर्धन की बेटी राज्यश्री से हुई थी। लेकिन उनकी हत्या हो गई थी। हाँ, मालवा के राजा देवगुप्त ने ग्रहवर्मा को मार दिया था, और यही घटना आगे चलकर एक बड़े टकराव का कारण बनी। इसने थानेश्वर के वर्धन वंश, खासकर हर्षवर्धन के उभार में बहुत अहम भूमिका निभाई। और मालवा और मगध के इलाकों में क्या वहां कोई गुप्त वंश बचा हुआ था? हाँ, उन्हें परवर्ती गुप्त या उत्तर गुप्त कहा जाता है, ताकि उन्हें मुख्य गुप्त साम्राज्य से अलग पहचाना जा सके। कृष्णगुप्त ने इस वंश की नींव रखी थी करीब 510-525 ईस्वी में। इनमें कोई शक्तिशाली राजा हुआ? हाँ, कुछ हुए, जैसी कुमारगुप्त, जिसने महाराजाधिराज की उपाधि ली, और उसकी मौखरी राजा ईशानोवर्मा से लड़ाई हुई। एक और राजा थे आदित्य सेन, जिन्होंने 3 अश्वमेध यज्ञ किए। 3 अश्वमेध यज्ञ, ये तो बड़ी बात है। हाँ, ये उनकी बढ़ती ताकत का सबूत है। इसी आदित्य सेन के समय कुछ चीनी और कोरियाई बौद्ध यात्री भी भारत आए थे। इस वंश का हर्षवर्धन के परिवार से भी रिश्ता था। और पूरब में बंगाल में कौन था? बंगाल में गौड़ वंश का राजा शशांक बहुत ताकतवर हुआ। शशांक, इसका नाम तो हर्षवर्धन के साथ जुड़ा है। हाँ, बिल्कुल। शशांक की हर्षवर्धन से कट्टर दुश्मनी थी, क्योंकि माना जाता है कि शशांक ने ही हर्षवर्धन के बड़े भाई राज्यवर्धन की धोखे से हत्या कर दी थी। अच्छा, और शशांक के बारे में क्या खास बातें हैं? वो कट्टर शैव था, शिव भक्त और बौद्ध धर्म का विरोधी माना जाता है। कहा जाता है कि उसने बोध गया में उस पवित्र बोधि पेड़ को कटवा दिया था, जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान मिला था। ओह, ये तो बड़ी घटना है। हाँ, हालांकि बाद में उस पेड़ को फिर से लगाया गया। शशांक के सिक्कों पर भी शिव और नंदी की तस्वीरें मिलती हैं। ह्वेनसांग उसे काचेचांग कहता है, और कर्ण स्वर्ण, जो उसकी राजधानी थी, उसका शासक बताता है। तो इन सब क्षेत्रीय ताकतों के बीच अब उस शक्ति की बात करते हैं जिसने कुछ समय के लिए उत्तर भारत को फिर से एक बड़े साम्राज्य के नीचे लाने की कोशिश की। थानेश्वर का वर्धन वंश और उसका सबसे प्रसिद्ध राजा हर्षवर्धन। बिल्कुल। इस वंश की शुरुआत पुष्यभूति नाम के व्यक्ति ने थानेश्वर में की थी, जो आज के हरियाणा में है। स्थाणविश्वर भी कहते थे उसे। ये शिव उपासक थे। हाँ, पुष्यभूति शिव उपासक था। लेकिन शुरुआती शासक जैसे नरवर्धन, राज्यवर्धन प्रथम, आदित्यवर्धन, ये सब सूर्य के उपासक थे। और फिर प्रभाकर वर्धन आए। हाँ, प्रभाकर वर्धन इस वंश का पहला महत्वपूर्ण शासक था, जिसने महाराजाधिराज और परम भट्टारक जैसी बड़ी उपाधियां ली। हर्षचरित में बाणभट्ट ने उसे हूण हरिण केसरी कहा है। हूण हरिण केसरी मतलब हूण ये रूपी हिरण के लिए सिंह समान, यानी उसने हूणों को हराया था। वो इस वंश का पहला राजा था जिसने हूणों पर जीत हासिल की। प्रभाकर वर्धन के बाद ही तो सारी कहानी उलझ गई है ना? हाँ, बिल्कुल। प्रभाकर वर्धन की मौत के बाद उसका बड़ा बेटा राज्यवर्धन द्वितीय गद्दी पर बैठा, लेकिन तभी खबर आई कि कन्नौज में उसके बहनोई ग्रहवर्मा को मालवा के देवगुप्त ने मार दिया है और बहन राजश्री को कैद कर लिया है। तो राज्यवर्धन बदला लेने गया? हाँ, वो निकला। देवगुप्त को तो उसने मार दिया, लेकिन जब वो वापस आ रहा था तो रास्ते में बंगाल के राजा शशांक ने धोखे से उसकी हत्या कर दी। और तब सिर्फ 16 साल की उम्र में हर्षवर्धन गद्दी पर बैठा।
606 ईस्वी में। हाँ, 606 से 647 ईस्वी तक। उसके सामने बड़ी चुनौतियां थीं। भाई की मौत का बदला लेना, बहन को छुड़ाना। और उसने ये कर दिखाया। उसने कसम खाई थी कि वो पृथ्वी को गौड़ विहीन कर देगा, यानी शशांक का नाश करेगा। हाँ, उसने अपनी बहन राज्यश्री को भी जंगल से ढूंढ निकाला। कहते हैं वो विंध्याचल के जंगलों में चली गई थी और आत्मदाह करने वाली थी। इसमें एक बौद्ध भिक्षु थे, दिवाकर मित्र, उन्होंने हर्ष की मदद की। इसे कूटनीति का भी इस्तेमाल किया ना? जरूर। उसने असम के राजा भास्कर वर्मा से दोस्ती की। उनके दूत हंसबेग संधि का प्रस्ताव लेकर आए थे। इससे शशांक के खिलाफ उसका मोर्चा मजबूत हुआ। और फिर उसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। हाँ, थानेश्वर से राजधानी कन्नौज ले गया। कन्नौज उस समय उत्तर भारत का राजनीतिक केंद्र बन गया था। कुछ चीनी स्रोत तो ये भी कहते हैं कि हर्ष और उसकी बहन राज्यश्री कन्नौज के सिंहासन पर साथ साथ बैठते थे। शुरू में उसने राजपुत्र या आर्यपुत्र की उपाधि ली, पर बाद में महाराजा धीराज भी कहलाया। साम्राज्य विस्तार कहाँ तक हुआ? उत्तर भारत के एक बड़े हिस्से पर उसका दबदबा कायम हुआ, जिसे पंच भारत कहा गया है। इसमें पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा शामिल थे। पश्चिम में उसने वल्लभी के राजा ध्रुवसेन द्वितीय को हराया। लेकिन फिर उससे अपनी बेटी की शादी कर दी। हाँ, ये उसकी राजनीतिक समझ दिखाता है। रिश्तेदारी से संबंध मजबूत किए, लेकिन दक्षिण में उसकी सीमा नर्मदा नदी पर रोक गई। वहां उसे हार मिली। हाँ, वातापी यानी बदामी के चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने उसे बुरी तरह हराया। इसका जिक्र पुलकेशिन के ऐहोल अभिलेख में है, जिसे रवि कृति ने लिखा है। उसमें लिखा है कि युद्ध में हर्ष का हर्ष यानी खुशी काफूर हो गई। ऐहोल अभिलेख ये तो बहुत मशहूर है। हाँ, 634 ईस्वी का। इस युद्ध का जिक्र ह्वेनसांग की सीयूकी में भी मिलता है। धार्मिक तौर पर हर्ष कैसा था? हमने सुना वो शिव, सूर्य और बुध सबको मानता था। हाँ, शुरू में ऐसा ही लगता है। उसके पुरखे सूर्य उपासक थे। खुद उसे कुछ अभिलेखों में परमा माहेश्वर यानी शिव भक्त कहा गया है। लेकिन धीरे धीरे उसका झुकाव बौद्ध धर्म की तरफ बढ़ता गया, खासकर महायान शाखा की तरफ। हाँ, महायान की तरफ। शायद चीनी यात्री ह्वेनसांग के प्रभाव में ऐसा हुआ हो। वर्धन वंश में वैसे सबसे पहले उसके भाई राज्यवर्धन ने बौद्ध धर्म अपनाया था। उसे अभिलेखों में परम सौगत कहा गया है। अच्छा। कहते हैं कि हर्ष ने कश्मीर के राजा से बुद्ध का दांत बलपूर्वक हासिल किया था और कन्नौज में एक विहार बनवाकर उसे स्थापित करवाया। ह्वेनसांग का जिक्र है, वो तो हर्ष के समय का बहुत ही महत्वपूर्ण गवाह है। उसके बारे में थोड़ा और बताइए। बिल्कुल। ह्वेनसांग या युआनच्वांग करीब 15 साल भारत में रहा, 629 से 645 ईस्वी तक। वो ज्ञान की खोज में आया था। उसने नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई की, जहां उस समय आचार्य शीलभद्र कुलपति थे। नालंदा में? हाँ, और वो पूरे देश में घूमा। उसने हर्ष की कन्नौज में बुलाई गई विशाल धर्म सभा की अध्यक्षता भी की और प्रयाग में होने वाले महादान समारोह में भी हिस्सा लिया। और उसने अपना यात्रा वृत्तांत लिखा, सीयूकी। हाँ, सीयूकी यानी पश्चिमी संसार का विवरण। ये इस दौर को जानने का एक अमूल्य स्रोत है। उसने बहुत सी बातें लिखीं, जैसे कि भारत के हर प्रांत में इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार नियुक्त थे। मथुरा सूती वस्त्रों के लिए और वाराणसी रेशम के लिए प्रसिद्ध था। हर्ष अपनी दानवीरता के लिए भी बहुत मशहूर था। प्रयाग में हर 5 साल पर वो अपना सब कुछ दान कर देता था। हाँ, उसे महामोक्ष परिषद कहते थे। ह्वेनसांग ने ऐसे छठे महोत्सव का आंखों देखा हाल लिखा है, जो 643 ईस्वी में हुआ था। 75 दिनों तक चला था वो। 75 दिन? हाँ, इसमें 18 देशों के राजाओं ने भाग लिया था। पहले दिन बुध, दूसरे दिन सूर्य और तीसरे दिन शिव की पूजा की गई और फिर जबरदस्त दान दिया गया। कहते हैं कि हर्ष इतना दान देता था कि उसे अपने पहनने के कपड़े भी अपनी बहन राजश्री से मांगने पड़ते थे। अविश्वसनीय। इसीलिए उसे भारतीय हातिम भी कहा गया है। बिल्कुल। उसने नालंदा महाविहार को भी 100 गांवों का राजस्व दान में दिया था। और उसी साल 643 ईस्वी में कन्नौज की वो विशाल धर्म सभा भी हुई थी। हाँ, उसका मकसद महायान बौद्ध धर्म की श्रेष्ठता स्थापित करना था। ये भी काफी भव्य आयोजन था। 20 दिन चला, 20 देशों के राजा शामिल हुए। ह्वेनसांग ने इसकी अध्यक्षता की। इसमें भी कोई खास बात?
एक विशाल जुलूस निकाला गया जिसमें बुद्ध की सोने की मूर्ति थी। उसके पीछे ब्रह्मा के वेश में असम का राजा भास्कर वर्मा और इंद्र के वेश में खुद हर्ष चल रहा था। लेकिन इसमें हर्ष थोड़ा असहिष्णु भी हो गया था। हाँ, ऐसा कहा जाता है। उसने घोषणा कर दी थी कि जो कोई वेन्सांग के विचारों का विरोध करेगा उसकी जबान काट ली जाएगी। कहते हैं इससे कई ब्राह्मण नाराज हो गए और 500 ब्राह्मणों को देश निकाला तक दे दिया गया। इसी सभा में वेन्सांग को महायान देव और मोक्ष देव की उपाधियां दी गई। हाँ, बिल्कुल। हर्ष सिर्फ एक योद्धा और प्रशासक ही नहीं था, बल्कि एक अच्छा लेखक भी था। उसने नाटक भी लिखे हैं। हाँ, ये भी उसकी एक बड़ी पहचान है। उसने संस्कृत में 3 नाटक लिखे, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। हाँ, इसी वजह से उसे साहित्यकार सम्राट भी कहते हैं। हालांकि कुछ विद्वान मानते हैं कि ये नाटक धावक नाम के किसी कवि ने हर्ष के नाम से लिखे थे। ये एक पुराना विवाद है, पर हर्ष की साहित्य में रुचि तो थी ही। उसने विद्वानों को संरक्षण भी दिया। बाणभट्ट का नाम तो हम जानते ही हैं। हाँ, बाणभट्ट जिन्होंने हर्षचरित और कादंबरी लिखी। मयूर भट्ट थे जिन्होंने सूर्य शतक लिखा। मातंग दिवाकर जैसे और भी विद्वान उसके दरबार में थे। बाणभट्ट के अनुसार हर्ष खुद भी कुशल बांसुरी वादक था। अच्छा। 11वीं सदी के गुजराती लेखक सोढल ने उसे कवींद्र कहा है और जयदेव ने प्रसन्न राघव में उसे भास और कालिदास के बराबर माना है। तो कुल मिलाकर हर्ष एक असाधारण व्यक्तित्व था। उसे कई उपाधियां भी मिली। हाँ, वेन्सांग उसे शिलादित्य कहता है। चालुक्य अभिलेखों में उसे सकलोत्तरा पथनाथ यानी सारे उत्तर भारत का स्वामी कहा गया है। बाणभट्ट ने उसे चतुः समुद्राधिपति और सर्वचक्रवर्ती नांधोरेय जैसी उपाधियां दी हैं। उसके हस्ताक्षर भी मिलते हैं बंसखेड़ा अभिलेख में। लेकिन उसकी मौत के बाद क्या हुआ 647 ईस्वी में? उसकी मौत के साथ ही पुष्यभूति वंश का अंत हो गया, क्योंकि उसका कोई पुत्र नहीं था और उत्तर भारत में फिर से राजनीतिक बिखराव का दौर शुरू हो गया जो अगले कई 100 सालों तक चला। हर्ष की मौत को अक्सर प्राचीन भारत के इतिहास के एक युग का अंत माना जाता है। ये तो ही राजाओं और राजवंशों की बात। लेकिन इस पूरे दौर में यानी गुप्तों के पतन से लेकर हर्ष के समय तक आम लोगों की जिंदगी कैसी थी? समाज, व्यापार, धर्म में क्या बड़े बदलाव आ रहे थे? हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। प्रशासन में सबसे बड़ी बात थी सामंती व्यवस्था का मजबूत होना। जैसा हमने पहले भी जिक्र किया, राजा अब अधिकारियों और सेनापतियों को नकद तनख्वाह की जगह जमीन देने लगे थे। जागीरदारी प्रथा। हाँ, कह सकते हैं। वेन्सांग भी इस बात की पुष्टि करता है कि मंत्रियों और बड़े कर्मचारियों को नकद वेतन नहीं बल्कि भूखंड दिए जाते थे। हाँ, सैनिकों को नकद वेतन मिलता था। और इसका नतीजा ये हुआ कि केंद्रीय सत्ता कमजोर हुई और स्थानीय सामंत ताकतवर होते गए। हर्ष के प्रशासन में हमें एक व्यवस्थित सचिवालय का जिक्र मिलता है। अवंती युद्ध और शांति मंत्री, सिंहनाद सेनापति, कुंतल घुड़सवार सेना का प्रधान, स्कंदगुप्त हाथी सेना का प्रधान जैसे अधिकारी थे, लेकिन कुल मिलाकर सामंती लक्षण हावी हो रहे थे। समाज में क्या बदलाव दिखे? जाति व्यवस्था कैसी थी इस दौरान? जाति व्यवस्था और ज्यादा जटिल हो गई, मतलब जातियों की संख्या बढ़ गई। ऐसा क्यों हुआ? माना जाता है कि अलग अलग शिल्प या पेशे में लगे समूह जैसे बढ़ई, लोहार, बुनकर वगैरह धीरे धीरे अपनी अपनी जातियों में बदल गए। श्रेणियों का जातियों में बदलना और अंतरजातीय विवाहों, खासकर प्रतिलोम विवाहों, ऊंची जाति की स्त्री और नीची जाति के पुरुष के बीच विवाह से भी नई उपजातियां बनी। और राजपूतों का उदय भी इसी काल में हुआ। हाँ, ये इस काल की एक बहुत महत्वपूर्ण घटना थी। धीरे धीरे उन्होंने पुराने क्षत्रियों का स्थान ले लिया और आने वाले मध्यकाल में उनकी भूमिका बहुत अहम हो गई। एक और जाति का जिक्र आता है, कायस्थ। हाँ, कायस्थ यानी लिखने, पढ़ने और हिसाब किताब रखने वालों का समूह। प्रशासन में उनकी जरूरत बढ़ी तो वो भी धीरे धीरे एक अलग जाति के रूप में उभर आए। बाकी वर्णों की स्थिति कैसी थी? ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र? ब्राह्मणों का सम्मान तो समाज में बना रहा, पर कुछ ब्राह्मण खेती और व्यापार जैसे दूसरे काम भी करने लगे थे। वैश्यों यानी व्यापारियों की स्थिति में थोड़ी गिरावट आई। कुछ ग्रंथों में उन्हें शूद्रों के करीब माना जाने लगा। और शूद्रों की? दिलचस्प बात यह है कि शूद्रों की आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार हुआ। उन्हें खेती और दस्तकारी जैसे काम करने की अनुमति मिली, लेकिन
दुख की बात यह है कि छुआछूत यानी अस्पृश्यता इस दौर में और ज्यादा बढ़ गई। दास प्रथा भी मौजूद थी। मिताक्षरा में 15 तरह के दासों का जिक्र है। और महिलाओं की स्थिति, क्या उसमें भी गिरावट आई? आमतौर पर हाँ, महिलाओं की स्थिति में गिरावट देखी गई। बाल विवाह बढ़ गया। सती प्रथा बहुत ज्यादा फैल गई थी। सती प्रथा? हाँ, हालांकि मेधातिथि और बाण भट्ट जैसे कुछ विचारकों ने इसकी आलोचना भी की है। विधवा विवाह लगभग बंद हो गया था। हाँ, संपत्ति के मामले में महिलाओं के अधिकार थोड़े बढ़े जरूर, शायद इसलिए कि सामंती समाज में निजी संपत्ति का महत्व बढ़ रहा था। अर्थव्यवस्था की बात करें तो आधार तो कृषि ही रहा होगा। बिल्कुल, अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि थी। सिंचाई के लिए रहट, जिसे अरघट्टे या तुलायंत्र भी कहते थे, जैसे साधनों का इस्तेमाल होता था। व्यापार वाणिज्य का क्या हाल था? सामंतवाद बढ़ने से लंबी दूरी का व्यापार थोड़ा कम हुआ। स्थानीय स्तर पर चीजों का लेन देन ज्यादा होने लगा। एक तरह से स्थानीय अर्थव्यवस्था ज्यादा विकसित हुई। तो क्या सिक्कों का चलन कम हो गया? हाँ, ऐसा लगता है। वेनसांग भी लिखता है कि आम खरीद बिक्री कौड़ियों कपरदक से होती थी। फिर भी उज्जैन और कन्नौज जैसे शहर काफी समृद्ध थे। कौन सी चीजें मशहूर थी व्यापार के लिए? बंगाल अपने बारीक मलमल के लिए बहुत प्रसिद्ध था। अरब यात्री सुलेमान ने भी इसका जिक्र किया है। गुजरात सूती कपड़ों के लिए जाना जाता था। वस्त्र उद्योग काफी विकसित था। बंदरगाह कौन से महत्वपूर्ण थे? व्यापार के रास्ते बदले थे। पूर्वी तट पर ताम्रलिप्ति की जगह अब बंगाल में सप्तग्राम ज्यादा अहम हो गया। पश्चिमी तट पर भड़ोच और खंभात महत्वपूर्ण थे। अरब आक्रमणों से पश्चिमी व्यापार पर असर पड़ा, लेकिन दक्षिण भारत का दक्षिण पूर्व एशिया और चीन से व्यापार बढ़ा। अच्छा। व्यापारियों के संगठन, जिन्हें श्रेणियां कहते थे, वो अभी भी मौजूद थीं। उनके मुखिया महत्तक कहलाते थे। गढ़वाल शासकों ने तो मुस्लिम व्यापारियों पर तुरुष्क दंड नाम का एक खास कर भी लगाया था। तुरुष्क दंड। दिलचस्प है। अब आते हैं धर्म पर। इस क्षेत्र में क्या खास बदलाव हुए गुप्तोत्तर काल में? ये दौर धार्मिक रूप से बहुत, कह सकते हैं, उथल पुथल वाला था। तांत्रिक प्रभाव बहुत बढ़ा। तांत्रिक प्रभाव मतलब तंत्र मंत्र, रहस्यमय अनुष्ठान, इन चीजों का असर बढ़ा। बौद्ध धर्म का असर कम हो रहा था और उसका स्वरूप भी बदल रहा था। महायान से वज्रयान और सहजयान जैसी शाखाएं निकली, जिनमें तंत्र का काफी प्रभाव था। और हिंदू धर्म में? हिंदू धर्म में भी तांत्रिक प्रभाव बढ़ा। शिव और शक्ति की पूजा बहुत लोकप्रिय हुई। शिव के कुछ उग्र पंथ भी सामने आए, जैसे कापालिक और कालामुख। इसी दौर में भक्ति आंदोलन की भी शुरुआत हुई। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई। विष्णु भक्त अलवार संत, जिनकी संख्या 12 मानी जाती है, और शिव भक्त नैनार संत, जो 63 थे, इन्होंने ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत प्रेम और समर्पण का संदेश फैलाया, जो जाति पाति से ऊपर था। सूर्य पूजा का भी जिक्र आता है। हाँ, सूर्य पूजा भी काफी प्रचलित थी। मुल्तान, अब पाकिस्तान में, का सूर्य मंदिर और गुजरात का मुढेरा सूर्य मंदिर इसके भव्य उदाहरण है। जैन धर्म को भी अलग अलग शासकों का संरक्षण मिलता रहा। और भाषा, क्या संस्कृत ही चल रही थी या नई भाषाएं भी आ रही थी? संस्कृत तो विद्वानों और राजकाज की भाषा बनी रही। हर्ष खुद संस्कृत का विद्वान था, उसने नाटक लिखे। लेकिन आम लोगों की बोलचाल की भाषाएं, जिन्हें अपभ्रंश कहा जाता है, वो तेजी से विकसित हो रही थी। अपभ्रंश? हाँ, और इन्हीं अपभ्रंशों से आगे चलकर आज की जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, जैसे हिंदी, बांग्ला, गुजराती, मराठी वगैरह, वो निकली। तो ये भाषा के लिहाज से भी एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव का दौर था। क्षेत्रीय लिपियों का भी विकास हुआ। तो ये थी गुप्तोत्तर काल की कहानी। एक ऐसा दौर जब पुरानी व्यवस्था टूट रही थी और नई शक्ल ले रही थी। हमने देखा कि कैसे हूणों के हमलों ने गुप्तों की कमर तोड़ी, कैसे अलग अलग इलाकों में मैत्रक, मौखरी, परवर्ती गुप्त और गौड़ जैसे राजवंश उभरे, और कैसे हर्षवर्धन ने एक बड़े साम्राज्य का सपना देखा, पर वो सपना उसकी मृत्यु के साथ ही टूट गया। और कैसे इस पूरी उथल-पुथल के बीच समाज, अर्थव्यवस्था, धर्म और भाषा में गहरे बदलाव आ रहे थे। सामंतवाद बढ़ रहा था, जातियां बदल रही थीं, व्यापार के रास्ते बदल रहे थे, और धर्म में तंत्र और भक्ति की नई लहरें उठ रही थीं। हाँ, ये सचमुच एक संक्रमण काल था। इसे सिर्फ पतन का दौर कहना शायद ठीक नहीं होगा। ये बदलाव का, रूपांतरण का दौर था। इसी दौर ने आने वाले मध्यकाल की जमीन तैयार की। बिल्कुल। इसने दिखाया कि जब एक बड़ी केंद्रीय ताकत कमजोर होती है, तो जरूरी नहीं कि सब कुछ खत्म हो जाए। क्षेत्रीय स्तर पर नई ऊर्जा, नई संस्कृतियों का जन्म होता है। विकेंद्रीकरण हमेशा विखराव ही नहीं लाता, वो नई संभावनाओं के दरवाजे भी खोल सकता है।
इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए। गुप्त साम्राज्य का टूटना बेशक राजनीतिक अस्थिरता लाया, इसमें कोई शक नहीं। पर क्या इसी बिखराव ने, इसी विकेंद्रीकरण ने क्षेत्रीय भाषाओं, कलाओं और स्थानीय पहचानों को पनपने का ज्यादा मौका दिया? ये सोचने वाली बात है। क्या अनेकता हमेशा कमजोरी होती है, या उसमें एक अलग तरह की ताकत, एक अलग तरह की रचनात्मकता छिपी होती है? शायद इस सवाल पर सोचना इस दौर को समझने की एक और कुंजी हो सकता है। अगली बार फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प विषय के साथ। धन्यवाद।